नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार। शिक्षा माफिया ने इस देश को कंगाल कर दिया। आतंकवादी सरहद पे अपने बुलेट से देश को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना ये लोग अपने कलम से इस देश को खोखला कर रहे हैं। पूरे के पूरे शिक्षा तंत्र को व्यापार तंत्र में इन लोगों ने बदल के रख दिया है और आज शिक्षा के नाम पर व्यापार चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है प्रोडक्ट अपने यहाँ तैयार करती है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर उसका बाज़ार में प्रचार प्रसार करती है, एडवर्टीज़मेंट करती है और बाज़ार में उतार के उसको बेचती है। आज वही हाल अपने देश में शिक्षा का कर दिया गया है। शिक्षा का भी आज प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। प्रचार प्रसार किया जाता है और प्रचार प्रसार करके जो है देश के आम लोगों को वही शिक्षा आज बेचा जाता है। ये वही शिक्षा है ना जो कभी भारत में मुफ्त में मिला करता था, जिसको पाने के लिए लोगों को पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसको पाने के लिए जो है किसी भी बच्चे का, किसी भी छात्र के, छात्राएं के जो माता पिता होते थे उनको जो है परिश्रम नहीं करने पड़ते थे, उनको अपना ज़मीन नहीं बेचना पड़ता था। ये शिक्षा जो है गुरुकुल में आसानी से मिल जाती थी। हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े गुरुकुल हुए हैं जहाँ पे मुफ्त में लोगों को शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पे बच्चे में अगर पढ़ने की ललक हो, उनमें पढ़ने की इच्छा हो और काबिलियत हो तो वो मुफ्त में जाके इन संस्थाओं में एडमिशन लेते थे और वहाँ के जो आचार्य थे वो जो है इन बच्चों से फीस नहीं लेते थे, इनको मुफ्त में पढ़ाते थे और पढ़ा के जो है इनको सम्राट तक बनाते थे। तक्षशिला में पढ़ा के ही आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था, मगध का सम्राट बनाया था और अखंड भारत का वही चंद्रगुप्त ने निर्माण किया था। तो ऐसे बच्चे वहाँ से निकलते थे जिसमें राष्ट्रभक्ति भरा होता था। नालंदा विश्वविद्यालय का भी कुछ इसी प्रकार से इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों से जो है फीस नहीं लिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास जो 100 गांव थे, वो 100 गांव वाले जो है जो दान दिया करते थे, उसी दान से, समाज के पैसे से पल के जो है समाज से जो दान मिलता था उसी से बच्चे पढ़ते थे और फिर समाज में अपनी योगदान देते थे। समाज में जो है अपनी जो वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करते थे उसके लिए जो है समाज में जो है अपना योगदान दे के समाज निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास जो 100 गाँव था, उस गांव में इस प्रकार से बटा हुआ था कि आज जो है जो वहाँ राशन पानी का जो खर्चा होता था, फल सब्जी जो चाहिए थी बच्चों को पढ़ने में, वो आज ये गांव वाला उठाएगा, कल दूसरा गांव वाला उठाएगा, परसों तीसरा गांव वाला उठाएगा। और इस प्रकार से हमारे देश में गुरुकुल व्यवस्था चलती थी और उस गुरुकुल से कितने महान महान लोग निकले हैं ऐसे जो व्यवस्था से पढ़ के। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं, सबको पता है। नहीं पता है तो फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हमारे देश में शिक्षा माफिया हैं, जिनमें कई नाम को आप भी जानते होंगे, जो प्रसिद्ध हो गए हैं इन दिनों, जो शिक्षा का मसीहा बन बैठे हैं और अपने आप को उन महान आचार्यों से, उन महान गुरुकुल के शिक्षकों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ गुरु अपने आप को मानते हैं, जो आज के समय में आईएएस की तैयारी कराते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, रेलवे की तैयारी कराते हैं, बैंक की तैयारी कराते हैं। ऐसे आज कितने गुरु हैं, आप उनका नाम जानते होंगे। और इन गुरुओं को जो है आज कितना समाज में सम्मान दिया जाता है और ये सम्मान इनको इसीलिए मिलता है कि हमारे आसपास ऐसे माहौल तैयार कर दिया गया है और उन माहौल के जरिए इन लोगों को मसीहा साबित कर दिया गया है। लेकिन इसका सच कभी देश की जनता के सामने आने ही नहीं दिया गया। देश के लोगों को इनके पीछे की सच्चाई कभी बताया ही नहीं गया कि आखिर ये जो गुरुकुल है ना, ये जो गुरु है ना, जिसको आज आप गुरु मान रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े आज कोचिंग माफिया है ना, बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है ना, दरअसल ये कर क्या रहे हैं, शिक्षा के रूप में जो है एक पूरे के पूरे जो है इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक फैक्ट्री चला रहे हैं और उस फैक्ट्री में विद्यार्थी को प्रोडक्ट के तौर पर यूज करते हैं और प्रोडक्ट के तौर पर यूज करके जो है विद्यार्थी के जरिए पैसे कमाते हैं। और जानते हैं ये जो है उन तमाम लोगों का भी योगदान है। आज आप सोचिए कि राजनीतिक में या दूसरे जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आज देखते हैं जो छोटे छोटे नेता होते हैं हमारे देश के, वो भी बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उनके पीछे भी जो है काफिला चलते रहता है। बड़े बड़े आज देखिए ना, अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, देश में बड़े बड़े रैलियां हो रहे हैं। ये पैसे कहाँ से आता है? ये पैसे वहीं से आता है
जहाँ से इस देश के आम लोगों का जो है खून पसीने की कमाई चूसा जाता है उनके विद्यार्थियों के जरिए, और फिर कहीं ना कहीं कुछ पैसे उधर भी जाते हैं, और ये पैसे इन्हीं रैलियों में, इन्हीं जो है बड़े बड़े जो काफ़िले चलते हैं नेताओं के, उन काफ़िलों में खर्चे किए जाते हैं। इसीलिए आज देखिए कि शिक्षा का देश में ये हाल हो गया, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। सरकार का काम है कि शिक्षा का जो ये बाजारीकरण हो रहा है उसको रोका जाए, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है, और लगातार जो है ऐसे शिक्षा माफिया जो है अपने आप को समाज में और अधिक प्रतिष्ठित बना रहे हैं। विपक्ष का काम होता है कि ऐसे चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए, सरकार के को इस ऐसे जो चीज़ें हो रही है समाज में, शिक्षा तंत्र को जो पूरा व्यापार तंत्र में बदला जा रहा है, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाए, लोगों को संगठित करे। लेकिन विपक्ष भी देखिए तमाम मुद्दों पे तो आज चर्चा हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी चीज़ की है कि देश को खोखला होने से बचाया जाए, देश के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाया जाए, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अभी आप सुनते होंगे ना कि आज जो है हमारे देश में जो प्रेशर में है, कोटा में, या जो बड़े बड़े संस्था होते हैं, या जो बड़े बड़े जहाँ पे शिक्षा का हब है, ऐसे जगहों पे जो है बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड करने के बाद हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कोटा में एक फरमान जारी कर दिया गया था कि जो बच्चे के कमरे होते हैं, विद्यार्थी के रूम में जो पंखे लगे होते हैं, उस पंखे को उतार दिया जाए, ताकि बच्चे जो है पंखे में जो है अक्सर देखा गया कि जो फंदे लगा के जो है फांसी लगा लेते हैं। तो सोचिए ये जो है परमानेंट सलूशन है क्या? ये इसी प्रकार का सलूशन है कि जब आपको बुखार आता है ना, तो आप पैरासीटामोल का एक टेबलेट ले लेते हैं, टेबलेट लेके वो बुखार को कुछ देर के लिए दबा देते हैं, लेकिन आपको फीवर आया है, क्यों आया है, ये जानने के लिए आपको क्या कराना होगा? ये जानने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा, उसका रिपोर्ट आपको लेना होगा और देखना होगा कि क्या कारण है जिसके कारण आपको फीवर आया है, कौन सा वायरस आपके शरीर में जो है प्रवेश कर गया है, उस वायरस को समाप्त करना होगा, उस वायरस को मारने वाली दवाई लेना होगा। और आज जो ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसके पीछे यही कहीं ना कहीं यही शिक्षा माफियाओं का हाथ है। कंपटीशन, ये अपने जो है व्यापार को चलाने के लिए समाज में कंपटीशन का इतना माहौल तैयार कर दिया है, इस प्रकार का कंपटीशन तैयार कर दिए है माहौल जो है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है। एक एक जो संस्था होते हैं उनमें जब हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनमें बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि हमको आगे निकलना है, हमको आगे निकलना है। हमारे पिताजी ने जो है ज़मीन बेच के सारा पैसा हमारे पढ़ाई में खर्चा कर दिए हैं। तो ऐसे प्रेशर के कारण जब वहाँ से नहीं कुछ हो पाता है तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और ये प्रेशर तैयार करने में किसका योगदान है? इन प्रेशर को तैयार करने में शिक्षा माफियाओं का योगदान है। और ये बड़ी ही इसको एक बेहतरीन शब्द के रूप में, शब्द के जाल में इसको जो है ढक देते हैं कि कंपटीशन, अधिक से अधिक कंपटीशन होगा। अरे कंपटीशन तो तुम इसीलिए उत्पन्न करते हो कि जब तुम कंपटीशन उत्पन्न करोगे तो तुम्हारे यहाँ अधिक से अधिक बच्चे आएंगे, तुम्हारे यहाँ अधिक से अधिक दाखिला होगा और तुम उससे मोटी फी उगाई कर पाओगे, और तुम्हारा जो ईयरली या मंथली जो टर्नओवर होगा वो बड़े पैमाने पर होगा। तुम जो है अपने जो है झोली भरने के लिए, अपने पॉकेट गर्म करने के लिए पूरे देश में एक कंपटीशन का माहौल तैयार कर दिए हो। ज़रा सोचिए कि आज जो आईएएस बनता है कोई, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाता है, उसका मकसद क्या होता है? वहाँ से पढ़ के जो लोग निकलते हैं उनका एक ही काम होता है ना, अगर उनका एक शब्द में अगर आप इसको ढालते हैं तो समाज में व्यवस्था तैयार करना। कोई यूपीएससी क्लियर करके जो है किसी जिला का डीएम बनता है तो उस जिले में उसको व्यवस्था, जिले को किस प्रकार से चलाना है, जिले में एक व्यवस्था बहाल करना होता है। क्या ये सारे काम जो थे, जब ये कोचिंग वाले नहीं थे, जब ये निजी स्कूल वाले नहीं थे, ये शिक्षा का जब व्यापारीकरण नहीं हुआ था, तो ये सारे काम नहीं हो रहे थे क्या? पहले ऐसे लोग नहीं हुए थे जो व्यवस्था बना सके, जो समाज का नेतृत्व कर सके? पहले समाज नहीं चलता था क्या? पहले भी समाज चलता था, पहले भी सारी चीज़ें होती थी और कहीं ना कहीं आज से बेहतर तरीके से होती थी। लेकिन जो है एक सिलेबस के नाम पर, एक ये कोचिंग के नाम पर, एक कंपटीशन के नाम पर समाज का माहौल ख़राब कर दिया गया है। और कुछ लोग जो है आम जनता को बेवकूफ़ बना के शिक्षा के नाम पर जो है आज जो है अपनी दुकान चला रहे हैं।
और आज देखिए ना, आज जो लोग बड़े बड़े जो है कोचिंग संस्था में पढ़ के जो बड़े बड़े देश के सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो लोग आते हैं, उससे कई ऐसे लोगों में, देश में बेहतर नेतृत्व की क्षमता ऐसे लोगों में है जो समान रूप से किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी जो है शहर, छोटे शहर से निकल के गए हैं। वैसे लोगों में बेहतर नेतृत्व क्षमता होते हैं और वो समाज को उससे बेहतर तरीके से आज नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने समाज में जो है बेहतरीन नेतृत्व क्षमता अपने आप को प्रदर्शित किया है, नेतृत्व क्षमता के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित किया है, अपने आप को बेहतर प्रतिभा, अपनी प्रतिभा को उन्होंने साबित किया है कई मौक़ों पर। आज ऐसे लोग जो है देश में भरे पड़े हैं। आप उठा के देखिए, आप नज़रें उठा के देखिए चारों तरफ, तो समझिए कि किस प्रकार से माहौल देश में पैदा कर दिया गया है। और देश में माहौल पैदा करने के पीछे एक ही कारण है कि कुछ लोग जो है इस शिक्षा को भी जैसे दूसरे प्रोडक्ट के तौर पर व्यापार, देखिए ना आज व्यापार जिस प्रकार से व्यापारीकरण पूरे देश का हो गया ना, तो उन लोगों का आज इस शिक्षा पर भी ध्यान है और इस शिक्षा को भी वो व्यापारीकरण इस शिक्षा का करना चाहते हैं और शिक्षा का व्यापारीकरण करके अपनी पॉकेट गर्म करना चाहते हैं। और कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों को ही इससे लाभ हो रहा है। देश की बड़ी संख्या को, बहुत बड़े जो आबादी है उसको कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है और उनके जो है दिन प्रतिदिन जो है कहीं ना कहीं तो माली स्थिति शिक्षा के कारण ही नुकसान में जा रहा है। जो शिक्षा कभी न को उन्नति का मार्ग बनना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं दुर्गति का मार्ग बन रहा है। और इसके पीछे कारण कौन है? इसके पीछे कारण है वही शिक्षा माफिया, जो पूरे व्यवस्था को जो है इस प्रकार से निगल गए हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए हैं। आज समाज के उन लोगों को भी शर्म न आनी चाहिए जो समाज में समता की लड़ाई लड़ते हैं। वो कहते हैं कि समाज में समता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए। उनको दिखाई नहीं देता क्या? वो आँख से अंधे हो गए हैं क्या कि जब समाज में समता कब आएगा? जब समाज में बच्चों को एक समान शिक्षा ही नहीं मिलेगी, जो समाज की मूलभूत आवश्यकता है, तो फिर समाज में समता कैसे आएगी? उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि एक बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे वैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसका फीस 10,000 है और एक बच्चे वैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसका फीस 2,000 है। जब शिक्षा में ही समानता नहीं है तो फिर समाज में आप समानता लाने की ढोंग क्यों कर रहे हैं? और ये चीज़ें आप इसीलिए कर रहे हैं केवल आप अपने राजनीति के लिए, आपके राजनीतिक आकाओं को इससे लाभ मिलता है क्या? आपका मकसद समाज में समरसता लाना ही नहीं है, समाज में समानता लाना ही नहीं है। आपका मकसद केवल अपनी राजनीतिक आकाओं को खुश करना है। आपका मकसद जो है समाज में समरसता कहीं ना कहीं बिगाड़ना है। अगर आपका मकसद समाज में समरसता लाना होता तो जो समाज की मूलभूत चीज़ें थी, मूलभूत आवश्यकता थी, मूलभूत समस्याएं थी, उसके ओर आप ध्यान देते। लेकिन वहाँ से आपकी राजनीतिक हित, राजनीतिक स्वार्थ जो है पूरी नहीं होती, इसीलिए आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। नहीं तो सबसे बड़ा तो यही है ना, जो आप कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक, इन मुद्दों पे समाज को बांटते रहते हैं इन विषयों पर और कहते हैं कि सबों में समानता होनी चाहिए। दलित के साथ अन्याय हो गया, पिछड़ा के साथ अन्याय हो गया, कभी अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो गया, तो क्यों हुआ? अरे ऐसा अन्याय को मिटाने के लिए तो आपको एक समान शिक्षा चाहिए नहीं इस देश में। आप कभी सरकार से पूछिए कि जब सरकार इतने खर्चे कर रही है और कभी न कभी आप जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, वो भी कभी सरकार में रही है कभी न कभी। कभी उनसे पूछिए कि सरकार जो है इतने पैसे जब खर्च कर रही है शिक्षा के ऊपर, तो एक सरकार से बेहतर शिक्षा एक निजी संस्था कैसे दे सकती है? जब सरकारी व्यवस्था है तो फिर निजी व्यवस्था की क्या आवश्यकता है देश में? और इस निजी शिक्षा की व्यवस्था को बंद क्यों नहीं कर देना चाहिए? अरे सरकार से ज़्यादा सामर्थ्यवान कोई भी निजी संस्था, कोई भी निजी व्यक्ति, इंडिविजुअल हो या संस्था के रूप में हो, वो कैसे हो सकता है? सरकार से ज़्यादा संसाधन उसके पास नहीं हो सकता, सरकार से ज़्यादा सामर्थ्य उसके पास नहीं हो सकता एक निजी व्यक्ति के पास। तो फिर ये जो बाजार चल रहा है ये किसके इशारे पे चल रहा है? और इस बाजार के खिलाफ आवाज़ वो सबको उठाना चाहिए ना। लेकिन इसके ओर आज देश में किसी का ध्यान नहीं है और इससे किसी को मतलब नहीं है। सबको अपने तत्काल लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? इसमें आम लोग पिस रहा है। आज शिक्षा की जो दुर्गति है इस देश में, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ज़रा सोचिए। और इसको बदलने के लिए आम लोगों को ही आवाज़ उठाना पड़ेगा, आम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, आपको ही बोलना पड़ेगा। राजनीतिक न्यूज़, राजनीतिक चर्चाएं दिन भर जो है लोग इसी में उलझे हुए रहते हैं। राजनीतिक तो अपने हिसाब से, अपने हित के हिसाब से मुद्दे सेट करते हैं, लेकिन जो आपके हित का मुद्दा है उसको राजनीतिक कभी सेट ही नहीं होने देता है।
राजनीतिक किस प्रकार से मुद्दे सेट होता है, कभी जाके देखिए जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के जो कार्यालय है उनके दफ्तर में जाके देखिए, वो अपने हिसाब से मुद्दा क्रिएट करते हैं और अपने हिसाब से मुद्दा को डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। जो आपके हित का है वो मुद्दा आपको जानना होगा और उसके हिसाब से चीज़ों को आपको समझना होगा और मैनिपुलेट करना होगा। शिक्षा जैसी व्यवस्था को अगर कंगाल कर दिया गया इस देश में, तो इस देश का कभी भला नहीं हो सकता, आपका भला नहीं हो सकता और आप जो है इसी प्रकार से गुमराह होते रहेंगे। अगर आपको हमारी बातें थोड़ी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।